हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम गजराज कुमावत है और मैं यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओस्की के रिगार्डिंग कि मेरा ओस्की का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ओस्की कितना टफ है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, तो आपके जो सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ओस्की की बात करें तो इसमें भी 3 अटेम्प्ट्स होते हैं, जैसे कि सीबीटी में 3 अटेम्प्ट्स होते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, 3 अटेम्प्ट्स में आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो फिर आपको न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करनी पड़ती है 6 मंथ के बाद, और उसके बाद आपको अपना सीबीटी क्लियर करना पड़ता है। तो सेम इसमें भी ऐसा ही है। अगर आपने ओस्की में 3 अटेम्प्ट्स के अंदर क्लियर नहीं किया हो तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएगी और आपको न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करके फिर वापस आपको ओस्की क्लियर करना पड़ता है, फिर आप यूके आरएन बनते हो। पहले की और अभी की ओस्की में कंपेयर करें तो पहले ओस्की में 4 स्टेशन होते थे, लेकिन अभी इसमें अपडेट हो गया है, इसमें अभी 10 स्टेशन होते हैं। पहले की ओस्की थोड़ी सी ईजी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें 10 स्टेशन है, तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। जो 4 स्टेशन होते हैं वो एपीआई के होते हैं। एपीआई मीन्स असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवॉल्वेशंस। असेसमेंट के अंदर कोई भी पेशेंट्स की कंडीशन हो गई, जैसे प्री ऑफ हर्निया हो गया, और प्लानिंग के अंदर अकॉर्डिंग टू हर्निया पेशेंट के कोई भी 2 केयर प्लान लिखने हैं। आप वो साइलेंट स्टेशन है, इसमें आपको खाली 2 केयर प्लान लिखने हैं। फिर होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर पेशेंट्स का, तो इसमें ओरल ड्रग आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। फिर होता है इवॉल्वेशन। इवॉल्वेशन के अंदर आपको हैंड ओवर करना होता है पेशेंट को, कि आपको पेशेंट को कैसे हैंड ओवर करना। तो ये वर्बल स्टेशन होता है, इसमें आपको वर्बली आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आपने इस बार तो सुना ही होगा, जिसमें सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट एंड रिकमेंडेशंस। तो पहले आपको सिचुएशंस, आपको पेशेंट की जो सिचुएशन है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड है पेशेंट का, वो बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना कि पेशेंट की सोशल हिस्ट्री क्या है, या फिर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, और जो भी पेशेंट का बैकग्राउंड है, कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, तो वो एक्सप्लेन करना है। रिकमेंडेशन, आप क्या रिकमेंडेड करते हो, मीन्स कि आप आपका कोई कंसर्न है, पर्टिकुलर कंसर्न, जैसे पेशेंट को कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो गई, या पेशेंट को पेन है, तो आप उसको हाईलाइट करो। ये उसमें होता है इवॉल्वेशन के अंदर। एपीआई के अंदर आता है, इसमें 4 स्टेशन होता है। ओके, तो 4 एपीआई हो गए, 4 स्टेशन। फिर 4 होता है स्किल स्टेशन। स्किल स्टेशन के अंदर टोटल 20 स्किल स्टेशन होते हैं। इसमें आपको कोई भी 4 पूछे जाते हैं। तो जो आपकी जो प्रैक्टिस करनी है वो जो 20 टोटल स्टेशन है उसके ऊपर करनी है। तो उसमें 20 में से कोई भी 4 आपको पूछेंगे। तो इसमें आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताना है। जैसे इसमें कोई भी स्टेशन हो गया, जैसे आईएम इंजेक्शन हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, या फिर ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कैसे करना है, या फिर कैथेटर रिमूव कैसे करना है, या फिर कैथेटर सैंपल कैसे लेना है, या फिर मिड स्ट्रीम यूरिन कैसे करना है, या फिर एनटीटी कैसे करना है, एसेप्टिक नॉन टेस्ट टेक्निक, ड्रेसिंग कैसे करना है, वुंड असेसमेंट कैसे करना, पेन मैनेजमेंट कैसे करना। तो इसे 20 स्किल स्टेशन होते हैं, उसमें कोई भी 4 आपको पूछ लेते हैं। इसमें साइलेंट स्टेशन होता है स्किल स्टेशन के अंदर भी, जैसे कि आपको बाउल असेसमेंट हो गया, ओरल केयर हो गया, और ब्रेडन स्कोर हो गया, फ्लूइड बैलेंस हो गया। तो ये स्किल स्टेशन होता है, लेकिन ये साइलेंट स्टेशन है। इसमें आपको असेसर के सामने डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना है। इसमें आपको वो पेपर और पेन वगैरह देंगे, इसमें आपको, ठीक है। उसके बाद जो 2 स्टेशन होते हैं वो होता है एक पीवी, जो कि प्रोफेशनल वैल्यू है, और उसमें टोटल 15 प्रोफेशनल वैल्यूज है। उसको आपको याद करना है। सब ना वो टफ नहीं है, उसमें 15 प्रोफेशनल वैल्यूज होती है, उसमें से एक पूछेंगे। इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस हो गया, या फिर बुलिंग हो गया, या फिर अब्यूज़ वगैरह, आपको कैसे आपको एड्रेस करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें दे रखा है फॉर्मेट, तो आपको कैसे वो सारी चीज़ें लिखनी है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इतना हार्ड नहीं है, लेकिन वो आपको याद करना है। उसमें 15 प्रोफेशनल वैल्यू होती है, उसमें एक वो पूछेंगे। और दूसरा जो होता है वो एविडेंस प्रैक्टिस होता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इसमें भी आपको जो 15 ईबीपी है उसको याद करना है। ये सारे 10 स्टेशन होते हैं इसके अंदर। अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो शुरू में थोड़ा मुझे भी डर लग रहा था, क्योंकि फैशन स्टार्ट करी तो, क्योंकि आते ही उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बुक दे दी थी। मैंने सोचा अब इसको कैसे पढ़ना है, इतनी सारा कैसे याद होगा वो सब, लेकिन जब वो प्रैक्टिस करवाते तो हम थोड़ा इजी लग जाता है। कई जनों के ऐसे मैसेज भी आते हैं कि अगर हमारे पास हॉस्पिटल एक्सपीरियंस होता है तो क्या उसकी में वो हमारी हेल्प करती है। ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं उन्होंने सब काम कर रखे होते हैं, जैसे आईएम इंजेक्शन हम रूटीनली लगाते हैं, और आईवी, वो सारी चीज़ें, और मेडिकेशन, वो सारे काम हम करते हैं अपनी कंट्री के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा स्टैंडर्ड है इन लोगों का, और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको फॉलो करना पड़ता है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको देना होता है। वो सारी चीज़ें हमको आती है, लेकिन बस वो जो इनका जो स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से हमें करना पड़ता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑटोमेटिक आपका जो माइंड सेट हो वैसे हो जाएगा, तो आपको ईजी लगेगा। ऐसा कोई मुश्किल वाली बात। मेरा जो उसकी प्रिपरेशन था वो 1 मंथ का था। मंथ तक जो हमारा कंप्लीट था वो उसकी प्रिपरेशन में देते थे। हम सुबह 9 बजे से 5 बजे तक हमारी उसकी क्लासेस चलती थी। तो उसकी जो ट्रेनिंग सेंटर है वो अलग ही हमारा था।
ओस्की की जो प्रैक्टिस होती थी वो मैनिकन के ऊपर होती थी। प्रैक्टिशनर होते हैं वो हमें से अच्छे से प्रैक्टिस देते हैं और तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो हो जाती हैं। 1 मंथ की प्रैक्टिस के बाद उन्होंने हमें 2 वीक दिए थे प्रिपरेशन के लिए, तो हम रोज़ वहाँ जाके प्रैक्टिस करते थे हर स्टेशन की। जब हम यहाँ पे आए थे तब उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर रखा था कि कब से हमारी ओस्की क्लासेस स्टार्ट होगी। इवन इन्होंने हमारी एग्ज़ाम डेट भी बुक कर रखी थी ओस्की की। तो होगा सबका एक प्लान होता है, उनकी हॉस्पिटल ड्यूटी स्टार्ट करनी है तो हर चीज़ इनका प्लान होता है। एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ पे भी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा टफ होगा। प्रोफेसर थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे। वहाँ की जो सबसे अच्छी बात वो मुझे वो लगी कि हर कैंडिडेट का सेपरेट रूम होता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे जनों के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करके बताना होता है। इसमें क्या होता है कि हर कैंडिडेट को एक सेपरेट रूम मिलता है, उसमें एक असेसर होता है और एक कैंडिडेट होता है, और बाकी जो पेशेंट होता है वो कई बार लाइव भी होता है या फिर मैनिकन भी होता है। लाइव की वो जो असेसर है वो खुद पेशेंट बन जाता है कई बार, और कई बार जो मैनिकन होता है जो उसके ऊपर जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताना है, प्रोसीजर जो भी है आपको वो प्रोसीजर करके बताना होता है। एनवायरनमेंट है थोड़ा इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता है। और दूसरी जो सबसे अच्छी बात मुझे वो लगी कि इसमें हर स्टेशन के बाद आपको वो रूम के बाहर बिठा देंगे। जब तक कि वो दूसरे स्टेशन की तैयारी करेंगे अंदर, तब तक आपको रूम के बाहर बिठाएंगे चेयर पे, और उस टाइम टॉयलेट भी यूज़ कर सकते हो, और आप अगर पानी वगैरह पीना चाहो तो भी पी सकते हो। तो उसमें आपको एक मेंटली थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। ऐसा इसमें ओएटी जैसा नहीं है कि आपको कंटिन्यूस बैक टू बैक आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और बहुत प्रेशर होता है उसमें, तो हम बहुत ज़्यादा उसमें पता है ना एंशियस हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हर स्टेशन के बाद आपको बाहर बिठाया जाता है तो आप आराम से रिलैक्स हो सकते हो। इवन कई बार ऐसा होता है कि आप जब अंदर होते हो तो भी आपको पता चल जाता है कि आपकी जो स्किल स्टेशन है वो कौन सी आने वाली है, क्योंकि अंदर वो ऐसे ही तैयारी करके रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि स्किल स्टेशन वो आएगी। तो आप जब बाहर बैठे होते हो तो उसके बारे में आप ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होता है ऐसा, तो आपको टाइम मिल जाता है सोचने के बारे में। मेरे स्किल स्टेशन में ANTT आया था, MSU आया था, वुंड असेसमेंट आया था और सबक्यूटेनियस आया था। और मुझे लगता है कि कोई भी ये नहीं चाहता कि एग्जाम में ANTT आए, MSU आए, क्योंकि ANTT सब मानते हैं कि ANTT, MSU और इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़े डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि ANTT में आपको ग्लोव्स वगैरह पहने, उसमें आपको बराबर स्टेराइल फील्ड मेंटेन करके रखना होता है, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और MSU के अंदर ऐसा मिड स्ट्रीम यूरिन, इसमें यूरिन एनालिसिस करना होता है कि उसमें कीटोन्स कितना है, प्रोटीन कितना है, ये ब्लड तो नहीं है, या उसमें 8 चीज़ें आपको मैच करनी होती है, कलर वगैरह, pH वगैरह हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें मैच करनी होती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, वो रिजल्ट उनके पास पहले होता है, अगर हमारा रिजल्ट सेम नहीं होता है तो उसमें हम फेल हो जाते हैं। तो MSU थोड़ा टफ है, इम्प्लीमेंटेशन और ANTT, ये 3 स्टेशन थोड़े टफ हैं। बाकी प्रैक्टिस तो सब में करना ही होता है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करते हैं उसमें उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और नेक्स्ट रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट वैसे 4 to 5 वर्किंग डेज के अंदर आ जाता है, लेकिन मोस्टली 99% के अंदर वो लोग दूसरे दिन ही हमारा रिजल्ट है वो जनरेट कर देते हैं। ऑल इन ऑल मैं ओस्की के बारे में बात करूँ तो नहीं है, ये ईजी है, OET जितना टफ नहीं है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक फ्लो बन जाता है और आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाता है, लेकिन फर्स्ट में नहीं होता तो 99% सेकंड में हो जाता है, उसमें भी नहीं होता तो फिर थर्ड अटेम्प्ट में हो ही जाता है। तो जो सबसे बेस्ट थिंग वो ये है कि अभी तक तो ओस्की में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है, इतने सालों में इतना ऐसा नहीं हुआ कभी कि कोई कैंडिडेट फेल हो गया है या फिर वो उसके कंट्री में वापस चला गया है क्योंकि वो ओस्की क्लियर नहीं कर पाया। तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि ओस्की में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कभी फेल हुआ है इसमें। तो आप बेफिक्र रहे, ओस्की ईजी एग्ज़ाम ही है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और जो टाइम दिया उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ओस्की अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।